नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मैं हूं राहुल अग्रवाल, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि मैंने आप सभी को टेलीग्राम में आज इन्फॉर्म किया था कि एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का पूरा एमसीक्यूज कवरेज मैं शुरू करने वाला हूं आज 8 बजे से। तो ये पहला वीडियो है दोस्तों, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस दो चीजें बताना चाहूंगा कि क्यों ये वीडियो आपको देखना है और क्यों डेली इन एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात कि क्यों इन वीडियोस को डेली देखना है, इसलिए क्योंकि आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हो, और यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आपको पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और आपने देखा अभी यूपीएससी ने जो पेपर दिया था प्रीलिम्स का 10 तारीख को, संडे को जो पेपर हुआ था, 19-20 क्वेश्चंस पॉलिटी से यूपीएससी ने पूछे हैं। सो 20 इंटू 2 करोगे तो 40 नंबर का सीधा सीधा पॉलिटी आता है 200 में से। सो पॉलिटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है आपको, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात कि मेरा ही कोर्स क्यों देखें और इन्हीं एमसीक्यूज को क्यों सॉल्व करें। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि पूरे मार्केट में यूपीएससी लेवल के या फिर यूपीएससी से भी टफ लेवल के पॉलिटी एमसीक्यूज अगर कोई देता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल अग्रवाल की क्लासेस में मिलते हैं। 2021 का जो पेपर आया था, 20 में से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने अपनी क्लास में करवाए हुए थे। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो सब जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। 95% पॉलिटी एमसीक्यूज हमारे प्रीलिम्स में क्लियर कट सीधे सीधे पेपर में आए थे, ठीक है? तो इसीलिए चैप्टर वाइज यहां पे मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहला चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर सेशन से, ठीक है? सो स्टूडेंट्स ऑफ विच एग्जाम्स विल बी बेनिफिटेड बाय दिस कोर्स। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर क्या ये मेरे भी काम आएगा। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2022, 2023, 2024 की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये कोर्स अमृत है। अमृत से कम नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जितने भी स्टूडेंट स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी राज्य के पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये पॉलिटी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीडीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीएपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये पॉलिटी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आपको बस क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और डेली इन वीडियोस का वेट करो, डेली इन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। पूरा एम लक्ष्मीकांत कवर करा दूंगा, ये गारंटी देता हूं कि अगली प्रीलिम्स में पॉलिटी आपका बहुत ज्यादा मजबूत होगा और पॉलिटी में आपके नंबर कम होंगे ही नहीं किसी भी तरीके से। बस आपको डेली बेसिस में इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है? तो चलिए, पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. The Prime Minister of England at the time of Regulating Act of 1773 was Lord William Pitts. Through this act, for the first time, the British PM was given the right to exercise control over Indian affairs. देखो, क्वेश्चंस को जब भी आपके सामने कोई भी सवाल आता है, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि एक एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना। हर एक स्टेटमेंट की एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ोगे, तब जाके स्टेटमेंट में अगर कुछ गलती होगी तो पकड़ पाओगे, नहीं तो आपको सारे के सारे स्टेटमेंट सही लगेंगे और ऑल ऑफ द अबव में आप टिक करके आओगे, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर स्टेटमेंट में गलती होती ही है, लेकिन अगर गलती है तो वो आपको पकड़ना होगा। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था, उसने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली एक्चुअल में अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने, ट्रेड करने, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि यार यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो रूलर्स हैं, वो तो मतलब उन्हें हम आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की पॉलिटिक्स में घुसती चली गई, और जब वो पॉलिटिक्स में घुसती चली गई तो उन्होंने सोचा कि अब हमें इस देश में पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में करनी है, और उसके लिए हमें कानून चाहिए, एक्ट चाहिए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, यहां से शुरुआत हुई थी
अंग्रेजों के कंट्रोल की। पूरी तरीके से यहां पे शिकंजा कसना अंग्रेजों ने शुरू किया था। अभी तक तो सिर्फ ऊपर ऊपर से हो रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से रिटर्न में होने लगा। ठीक है, सो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट को इसने इंट्रोड्यूस किया था। पहला स्टेटमेंट यहां पे पूरी तरीके से सही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज लॉर्ड विलियम पिट्स। देखो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे गलती करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सभी पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, तो माइंड में रहता है कि यार हाँ पिट्स नाम का कोई आदमी था जो कि प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन दोस्तों पिट्स नाम का जो आदमी प्राइम मिनिस्टर था वो 1773 के एक्ट के समय नहीं था। ठीक है, वो था 1784 के समय, इसीलिए उसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। 1773 के टाइम इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो ये छोटी छोटी बेसिक गलतियां हैं। थ्रू दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पीएम वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। दोस्तों मैंने अभी आपको बोला एक एक स्टेटमेंट ध्यान से, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है आपको। तो देखो, थ्रू दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पीएम लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट को राइट दिया गया था कि इंडियन अफेयर्स पे आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो, पीएम को राइट नहीं दिया गया था। देखो पीएम और कैबिनेट में अंतर होता है। नरेंद्र मोदी पीएम है, लेकिन अगर हमें कैबिनेट बोलना होगा तो हम पीएम थोड़ी बोलेंगे। कैबिनेट मतलब तो यार उसमें होम मिनिस्टर भी आ गया, आपका डिफेंस मिनिस्टर भी आ गया, फॉरेन मिनिस्टर भी आ गया, सारे आ गए। सो कैबिनेट मतलब पूरी की पूरी कैबिनेट। सो पूरी की पूरी जो ब्रिटेन की कैबिनेट थी उसे राइट दिया गया था, पीएम को नहीं दिया गया था। ये छोटी छोटी बेसिक गलतियां आपको ध्यान रखनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स। आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा था, और बाकी सारी चीजें हम आगे आने वाले एमसीक्यूज में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ओनली वन, दैट इज बी। तो ये बेसिक गलतियां दोहरानी नहीं है किसी को भी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न विद राहुल एंड नेहा, तो मैं हूं राहुल अग्रवाल और आप स्क्रीन में देख सकते हैं नेहा शर्मा। ये आपके सामने इंग्लिश की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आएंगी, जिसमें वोकैबुलरी होगी, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। तो ये आपके कॉम्प्रिहेंशन में बहुत काम आएंगे, और उसके अलावा आपके सीसेट में ये बहुत काम आने वाला है। तो ये सारे वीडियोस भी इसी YouTube चैनल में आपको मिलेंगे, फॉलो जरूर कीजिए, और बीच बीच में आपको करंट अफेयर्स भी नेहा मैडम के द्वारा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज सेट अप following the Charter Act of 1833. The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. तो दोस्तों यहां पे ये बोला जा रहा है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था। तो आपको पता ही है, जिन्होंने भी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में जब सेटअप किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये स्टेटमेंट यहां पे पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, इस एक्ट ने कोशिश की थी कि भाई इंडियंस के लिए भी, ठीक है, इंडियंस के लिए भी ओपन कंपटीशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीयों को किसी भी तरीके की रोक टोक हो कि आप ये इस पर्टिकुलर पोस्ट को मतलब हासिल नहीं कर सकते, या फिर आप ये पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। चार्टर एक्ट 1833 एक ओपन कंपटीशन सिस्टम चाहता था। ये एक्ट चाहता था कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो, अंग्रेज या फिर भारतीयों के आधार पर नहीं। ठीक है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो, लेकिन ये हो नहीं पाया था सक्सेसफुल, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका अपोज किया था। इसे बेसिकली पूरी तरीके से उन्होंने अपोज किया था, वो इसके विरोध में थे। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फिर भी सही होगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट तो किया था, तो इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर यहां पे लिखा होता ना कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, तो ये गलत हो जाता। स्टार्ट नहीं किया था, अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, दैट इज ओनली 2।
Okay, so the Charter Act attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office, and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from the Court of Directors. Question number 3. Consider the following statements regarding the Amending Act of 1781. एंड गाइस अन अकेडमी में भी मैं क्लास लूंगा, बिल्कुल लूंगा, और अन अकेडमी प्लस में अगर आपको सब्सक्राइब करना है, रेफरल कोड है RAHIAS, बिल्कुल भी ना भूलें, यूज करें, 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। और उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, दो स्टेटमेंट्स हैं। इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। दोस्तों, अमेंडिंग एक्ट 1781 दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा यह पास किया गया था ताकि पिट्स इंडिया एक्ट की जो डिफेक्ट्स हैं, जो कमियां हैं, उसे रिमूव किया जा सके। ये टोटली फॉल्स है। देखो, यहां पे क्या है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आपको यह पता होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 का है। तो भैया, अगर 1784 के एक्ट की कमियों को दूर करना है तो जो दूसरा एक्ट आएगा वो तो 84 के बाद आएगा ना, या फिर 84 में आएगा, 81 में तो आएगा नहीं। मतलब जो एक्ट अभी तक आया नहीं है उसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए 3 साल पहले दूसरा एक्ट कैसे आ सकता है? ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जाम में गलती नहीं करनी, ठीक है। अमेंडिंग एक्ट 1781 का जो था वो पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द डिक्लेरेटरी एक्ट। वेरी करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे सही है। देखो, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए आपके सामने दिया है क्योंकि बहुत बार इस एक्ट को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और एग्जाम में भी अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि यार मैंने ये तो पढ़ा नहीं, मैंने डिक्लेरेटरी एक्ट तो पढ़ा नहीं, मैंने तो सिर्फ अमेंडिंग एक्ट पढ़ा था। ये नहीं करना है। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। देखो, अगर आपको ना सच में पॉलिटी में अच्छे स्कोर करने हैं तो बस एक काम और करना है। इन वीडियोस को देखने के बाद, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्त यारों में शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। इस क्वालिटी के एमसीक्यूज कहीं मिलने वाले नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज आपको जो करनी है ना, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आया, आप वीडियो पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो और खुद को चेक करो कि आपने गलती की या आपने सही किया। अगर आपने गलती की तो चुपचाप लक्ष्मीकांत ओपन करो, पहला चैप्टर ओपन करो और उस एक्ट को फिर से पढ़ो। अगर आप डेली ये करते हो ना, मजा आ जाएगा, पॉलिटी मक्खन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। It ended the activities of the East India Company as a commercial body, which became a purely administrative body. It provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successors. तो यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन से एक्ट में ये तीनों चीजें हुई थी, ठीक है। चारों में से कौन से एक्ट में ये तीनों चीजें हुई थी? तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया था। कमेंट्स में मुझे बताइए कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, ठीक है। साथ ही साथ 1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एज अ कमर्शियल बॉडी जो एक्टिविटी थी वो एंड कर दी थी, और इस पर्टिकुलर एक्ट ने कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। भैया, अंग्रेजों ने बोला कि भैया अब तुम्हारा काम व्यापार नहीं रह गया, अब तुम्हारा काम एडमिनिस्ट्रेशन रह गया है, अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दो, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स, ठीक है। सो कुल मिला के अंग्रेजों ने पूरी तरीके से यहां पे साबित कर दिया था भैया कि कंपनी की भारत में जो भी टेरिटरी है, ठीक है, इट इज हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स, ठीक है। सो तीनों स्टेटमेंट्स चार्टर एक्ट 1833 की तरफ इशारा करते हैं। आंसर होगा इसका बी।
ये है रेफरल कोड गाइस, RAHIAS, यूज करें अनअकैडमी प्लस में डिस्काउंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का। वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जरूर बताइएगा कि ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा और एमसीक्यूज कैसे लगे। द करंट स्कीम ऑफ रेसिडुअरी पावर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। The system of Diarchi, introduced by the Government of India Act of 1919, meant that both center and provincial legislatures had the power of legislate in their own sphere. So दोस्तों देखो, रेसिडुअरी पावर आज अगर हम देखें, करंट स्कीम क्या है? रेसिडुअरी पावर किसके पास है? रेसिडुअरी पावर है पार्लियामेंट के पास। तो रेसिडुअरी पावर क्या होती है उसके लिए आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट लॉ बनाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे जो ना तो यूनियन में आते होंगे, ना तो स्टेट में, ना तो कॉन्करेंट में, तो उन्हें कहा जाता है रेसिडुअरी लिस्ट, और उस पे लॉ बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट को दिया गया है और उसे कहा जाता है रेसिडुअरी पावर। सो रेसिडुअरी पावर मतलब होता है पावर टू मेक लॉ इन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द रेसिडुअरी लिस्ट। सो आज की डेट में करंट स्कीम रेसिडुअरी पावर की पार्लियामेंट को दी गई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में रेसिडुअरी पावर किसको दी गई थी? आप याद करो कि भैया 1935 में भी क्या पार्लियामेंट के पास पावर थी? तो आपको याद आएगा कि जो रेसिडुअरी पावर थी वो पार्लियामेंट के पास नहीं थी, रेसिडुअरी पावर जो थी वो वाइस रॉय के पास थी। तो इसी से साबित हो जाता है कि करंट स्कीम और 1935 में जो प्रोविजन था वो अलग अलग थे। इसका मतलब कि भैया करंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तो नहीं लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया यहां पे फॉल्स। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है गाइस, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। क्लास के बाद जाके 1935 एक्ट पढ़ना। फर्स्ट जो पॉइंट है उसी में आखिरी की 3-4 लाइन में दिया हुआ है कि रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वाइस रॉय। ठीक है, नाउ द सिस्टम ऑफ डिआरसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 meant that both had the power of legislation। देखो 1919 का जो एक्ट था जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसमें डिआरसी का सिस्टम आया था। अगर आपको याद होगा डिआरसी का सिस्टम क्या था? डिआरसी का सिस्टम ये था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, जो स्टेट्स के सब्जेक्ट थे, उस समय स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता था, तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था ट्रांसफर्ड, दूसरा था रिजर्व्ड। ठीक है, अब इसे डिआरसी इसलिए कहते थे क्योंकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उन्हें एडमिनिस्टर किया जाता था बाय द गवर्नर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उन्हें एडमिनिस्टर किया जाता था बाय द गवर्नर विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब अगर आप ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर आप रिजर्व सब्जेक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसीलिए इसे कहा जाता था डुअल रूल, डबल रूल डिआरकी या डिआरची। ओके, ग्रीक वर्ड से ये निकला है डाई आर्क, डाई यानी डबल, आर्च यानी कि रूल। ठीक है, सो डिआरची का मतलब था ये, बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस हैड द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। इसका मतलब डिआरची नहीं था, ये तो फेडरलिज्म होता है, ये तो फेडरलिज्म होता है जैसे आज इंडिया में। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई करंट स्टेटस जो है रेसिडुअरी पावर का वो हमने कहां से लिया है, तो ये आप मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताओ। अगली वीडियो में जिन्होंने भी सही आंसर दिया होगा सबका नाम लूंगा मैं कि भाई इन्होंने सही आंसर दिया। कम ऑन गाइस, फटाफट से मुझे बताओ कमेंट्स में कि जो रेसिडुअरी पावर्स हैं उसकी जो करंट स्कीम है हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल क्या था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, तो वेट करूंगा आप सभी का, कमेंट्स में आंसर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कमेंट्स में अपना प्यार दिखाइए कि आपको ये एमसीक्यूज अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपना प्यार शो करें ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले। और ये हमारे इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के और यूट्यूब के नाम है, आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके अलावा देखते रहिए डेली। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को। धन्यवाद।